नमस्कार, स्वागत है अपने इस ऑनलाइन क्लासेज में। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 5 के अंतिम टॉपिक की बात करेंगे और उस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे सेलों का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल की एनर्जी और सेल का पावर। 3 टॉपिक अपने बचे हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करता हूँ कि पिछले टॉपिक में अपन ने ये सीखा था सेलों के कॉम्बिनेशन में अपन ने श्रेणी क्रम संयोजन की बात की थी। क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। और उसमें अपन ने सीखा था पहले श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन हमने सीखा था। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की थी। सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन अपने सीखा था कि दो सेल जिनकी पोलैरिटी एक की प्लस और दूसरे की माइनस, इसकी माइनस इसके साथ प्लस के साथ जुड़े और इसका नेगेटिव टर्मिनल दूसरे वाले के पॉजिटिव के साथ जुड़े, तो ये क्रम क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रिजल्टेंट जो ईएमएफ होता है इन तीनों चारों सेलों का, वो पहले वाले का ईएमएफ प्लस दूसरे का ईएमएफ प्लस तीसरे का ईएमएफ। कई किताब वाले इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सभी के विद्युत वाहक बलों का योग होता है और इनके आंतरिक प्रतिरोधों का जो मान था इंटरनल रेजिस्टेंस का, उनका भी योग होता है। R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट ऐसे। आज का अपना जो टॉपिक है अभी, वो टॉपिक है समांतर क्रम संयोजन। पहला पैरेलल कॉम्बिनेशन। टॉपिक का नाम क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन। किसका भाई? सेलों का। सेलों का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, अपना टॉपिक है ये। एक बात याद रखनी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रत्येक ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस का मान समान रहता है, यानी कि प्रत्येक शाखा में विभवांतर या विभव का मान समान रहता है, परंतु धारा का मान अलग अलग हो जाता है। वहीं श्रेणी क्रम में क्या था? धारा का मान एक ही शाखा बन रही थी, उसमें समान था, लेकिन प्रत्येक सेल का अपना अपना टर्मिनल वोल्टता थी। तो डेफिनेशन इसकी क्या बन जाएगी? देखो, समांतर क्रम संयोजन की, ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल के समान ध्रुवता वाले टर्मिनल एक बिंदु पर तथा दूसरी ध्रुवता वाले टर्मिनल दूसरे सिरे पर या बिंदु पर जुड़े हो
जुड़े हो तो इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ध्रुवता का मतलब प्लस और माइनस टर्मिनल। कौन कौन सी टर्मिनल? प्लस और माइनस टर्मिनल। यानी कि सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल के समान ध्रुवता वाले टर्मिनल एक बिंदु पर जुड़े हों और दूसरी ध्रुवता वाले टर्मिनल दूसरे बिंदु पर जुड़े हों, तो इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो अपने कहेंगे द कॉम्बिनेशन in which same polarity of terminal are connected at a point, then this type of connected at a point of every cell, एक ही लाइन में आ जाएगा, every cell, then this type of combination is called parallel combination। ठीक है, शब्दावली जैसे है वैसे के वैसे अपन कंसीडर कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि दो सेल है जिनके विद्युतवाही बलों का मान E1 और E2 है। तो हम कह देंगे माना दो सेल जिनके विद्युत वाहक बलों के मान E1 व E2 है तथा इनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 है। Let there are two cells of which EMF E1 and E2 have internal resistance are R1 and R2, then in parallel combination the current flow in the circuit, तब समांतर क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा, तब समांतर क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा, समांतर क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा I बराबर होगी I1 प्लस I2। अब अपन चित्र बना देते हैं। एवं साथ में एक लाइन और लिख दो, लिखने वाला बात खत्म हो जाए। एवं विभव का मान प्रत्येक सेल पर समान रहेगा। प्रत्येक सेल नहीं, प्रत्येक प्रत्येक प्रतिरोध पर समान रहेगा। बस अब देखो इसका डायग्राम अपन बनाते हैं बच्चों, चित्र बना के इसको हल करने का प्रयास करते हैं।
कई किताब वाले इसको ये बोल देते हैं कि एक्सटर्नल प्रतिरोध जो है उसमें प्रवाहित धारा, तो बात तो सेम ही आ गई ना। अब अपन चित्र बना रहे हैं, देखो चित्र कैसा है, इसका डायग्राम कैसा बनेगा। ये अपने पास एक सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है ये, दूसरा ये है नेगेटिव टर्मिनल, ये धन सिरा ये ऋण सिरा। इसका आंतरिक प्रतिरोध है R1 और विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका कितना है E1। दूसरा सेल, मैंने डेफिनेशन में यही कहा कि सेम पोलैरिटी के टर्मिनल एक पॉइंट पर, मतलब यहाँ जुड़ गए प्लस प्लस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 और ये यहाँ जुड़ गए, इसका प्लस दोनों इस पॉइंट पे जुड़ गए, इसका माइनस दोनों इस पॉइंट पर जुड़ गए, और इन दोनों को किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर जोड़ के देखते हैं कि इसका इफेक्टिव या रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान कितना आता है। अब कह दें कि इन दोनों के कारण करंट का मान, देखो प्लस टर्मिनल से हमेशा माइनस टर्मिनल की ओर करंट होगा, तो टोटल करंट कितना होगा I, जो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R पर पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। मैं कह दूं ये सिरे हैं A और B, ठीक है। इस सेल के कारण जो करंट फ्लो होगा वो होगा I1 और इसके कारण होगा वो I2। वापस जब इंटर होंगे तो इधर I1 और इधर कितना होगा I2। डायग्राम बना दो बच्चों अच्छा सा, ठीक है। हमने क्या कहा है कि I इज इक्वल टू है I1 प्लस I2, यही कहा है। और अपन को ये भी पता है बच्चों कि प्रथम सेल के कारण धारा कितनी है I1, वह विभवांतर कितना है V बाय फर्स्ट सेल द करंट is I1 and potential difference is V, ठीक है। अपने पास एक रिलेशन था बच्चों कि विभवांतर V का जो सूत्र है वो था विद्युत वाहक बल माइनस करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, याद होगा। V इजिकल टू E माइनस IR होता है, ये IR है इंटरनल रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप, और ये V जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है, जैसे हमने R ये दिया है तो इस पर विभवांतर का मान है, और ये E क्या है बैटरी का रिजल्टेंट या बैटरी का विद्युत वाहक बल। तो मैं कहूँ एट AB पॉइंट या एट AB पोटेंशियल डिफरेंस V इजिकल टू आएगा पहले सेल के कारण E1 माइनस I1 R1, पहला इक्वेशन, एंड दूसरे के कारण V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। अब कह दो सर ये कैसे है, मैंने यही तो कहा है कि पैरेलल के अंदर समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान रहता है, मतलब इस ब्रांच में जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही इसका होगा। दोनों को मिलाकर इस R पर अगर डिटरमाइन करें तो इसके कारण जो पोटेंशियल आ रहा है वही इसके कारण आएगा। करंट अलग अलग है तो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ तक उतार लो। अपने पास इस I1 का मान क्या आ जाएगा, ढंग से देखें तो इस V को इसमें से घटाकर R1 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा, I1 बराबर E माइनस V अपॉन R1। सही बात है, E माइनस या पहले वाले सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ये विद्युत वाहक बल कितना है E1, तो EMF कितना है पहले सेल का E1, V कांस्टेंट बट्टा R1, और I2 का मान कितना होगा E2 माइनस V अपॉन R2। यही तो चाहिए था अपने को। इन दोनों के मान किस में रख देंगे, इसमें। सिंपल सा है, ज़्यादा डेरिवेशन सोचने वाली बात नहीं है। V इक्वल होता है E माइनस IR।
अब पहले सेल के कारण आए थे E1 I1 R1, V तो फिक्स रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है समांतर क्रम संयोजन, उसमें विभव या विभवांतर का मान कांस्टेंट रहता है और सीरीज के अंदर करंट का मान कांस्टेंट रहता है, जो पहले वाले टॉपिक में अपन कर चुके हैं। आगे बढ़े, मिटाऊं मैं इसको। चलो अब देखो बच्चों, नेक्स्ट I बराबर I1 का मान कितना है, E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2। कर सकते हो ऐसे, बिल्कुल। अब क्या है, आप इसको ऐसे लिखो, E1 बटा R1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 बटा R2 माइनस वी अपॉन R2। अलग अलग भाग देख के देखो ना, मैंने इसलिए दिया है कि एक जैसे पॉइंट पास पास में आ जाए। अब इसको कैसे लिख दूंगा, E1 प्लस E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2। इसको पास में रखा, माइनस चिन्ह बाहर निकाला, V को भी कॉमन निकाला, ये और ये दोनों V का V कॉमन निकाल के ये बन जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इन दोनों के माइनस चिन्ह को मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया और V भी कॉमन निकाल लिया। यहाँ तक उतारो, अब उत्तर तो आ गया बस इसका, लास्ट एंड फाइनल। यस, इसको आप कैसे लिखोगे, I का मान किसके बराबर चल रहा था, I का मान I1 प्लस I2 के बराबर था। I1 का मान ये रखा, I2 का मान ये रखा। इनको मैंने थोड़ा एक्सटेंड इसलिए किया है, R1 का इसमें भाग दो, R1 का इसका भाग। अगर ऐसे न भी देखे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, ताकि तुम्हारी थोड़ी समझ में आए। नव अब देखो, इन दोनों का LCM लो तो क्या आएगा, R1 इंटू R2, R1 इंटू R2। R1 का इस R1 R2 में भाग दोगे तो R2 टाइम जाएगा, कितने बार जाएगा, R2 टाइम। R2 को किससे गुणा करेंगे, E1 से, तो E1 R2 प्लस सिमिलरली R2 का भी इसमें भाग दोगे तो R1 टाइम जाएगा, और R1 से किसके गुणा करोगे, E2 को। देख लो बच्चों, रेजिस्टेंस का उल्टा गुना हो रहा है। नाउ माइनस V पड़ा ही है, फिर इसके अंदर R1 R2 इनका भी LCM आ गया। एल्जेब्रिक गुणा भाग तो आता है ना आपको, इसमें क्या आ जाएगा, R2 प्लस R1। ये लो, उत्तर हो गया हमारे पास। यही तो चाहिए। हमने ये सीख रखा है, चूंकि I का जो मान होता है वो अगर परिणामी अपने पास विद्युत वाहक बल आ जाए, जिसको अपन E इक्विवेलेंट बोल दें। EQ का मतलब इक्विवेलेंट, तुल्यता। अगर तुल्य विद्युत वाहक बल आ जाए, माइनस V इंटू R इक्विवेलेंट, V अपॉन R इक्विवेलेंट। एक मिनट, E इज इक्वल टू I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को निकाल कर आप इधर ले जाओ तो R1 R2 सब इधर गुणा हो जाएगा और R1 प्लस R2 का भाग लगेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बट्टा R इक्विवेलेंट, यही फार्मूला होता है हमारे पास। फिर हमने फाइनली सूत्र क्या देखा था कि I इज इक्वल टू देखा था E माइनस वी अपॉन R, ये सूत्र होता है। या E इज इक्वल टू होता है V प्लस IR, या फिर V इज इक्वल टू होता है E माइनस IR। यही होता है तीनों सूत्र। अब उसी हिसाब से मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूँ, I इज इक्वल टू क्या होगा, तो वो होगा E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का मतलब ये दोनों जो प्रतिरोध है R1 और R2, इनका भी तो परिणामी मान आना चाहिए, क्योंकि ये भी पैरेलल के अंदर जुड़े हुए हैं। तो इनका परिणामी मान आपको पता है, समांतर क्रम संयोजन के अंदर अगर कोई दो प्रतिरोध जुड़े हुए हों तो इनका परिणामी मान होता है R1 R2 बट्टा R1 प्लस R2।
समझ में आ रही बात? अब मैं इसको बदलना चाहता हूँ, यहाँ से शुरू करो। अब थोड़ा इधर मिटा देता हूँ मैं, अब इसका काम हो गया। डायग्राम मैंने इसीलिए रख रखा है कि मैं इसको भी कन्वर्ट करने वाला हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार लिख सकता हूँ बच्चों, I इज इक्वल टू R1 R2, इसको मैं कॉमन लेके इसमें मल्टीप्लाई करूँ, इधर R1 इंटू R2, और इस R1 प्लस R2 को इसके बट्टा में ले जाऊं, R2 प्लस R1 को इसके बट्टा में ले जाऊं, तो यहाँ का कॉमन मान तो चला गया, लेकिन ये ऊपर वाला मान है फिर इसके साथ वापस प्रोडक्ट में आएगा, मल्टीप्ली डिवाइड में आएगा। E1 R2 प्लस E2 R1 बट्टा यहाँ आएगा R1 प्लस R2 माइनस V, ये इसका। इसके बाद ये लिखो, कैसे आया देखो फिर से, इस पूरे भाग को मैं कॉमन निकाल कर और इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करूँगा, जो नीचे की चीज़ है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो ऊपर थी वो इसके डिवाइड में चली जाएगी। जब इसका ऊपर वाला भाग इसमें है ही नहीं, इसका मतलब इसके साथ वो डिवाइड होके इधर जाएगा। ये R2 प्लस R1 जो है वो इसके साथ डिवाइड होगा। R1 R2 तो डायरेक्ट कॉमन निकल के साथ गुणा हो गया, लेकिन ऊपर वाला जो मान था वो इसके साथ डिवाइड होगा। ठीक है, 12th क्लास के बच्चे इतना समझो तुम लोग। नेक्स्ट, इस बात को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों कि सिंस हमें पता है कि I इंटू R इक्वलेंट बराबर होता है E इक्वलेंट माइनस V, इसका मतलब E इक्वलेंट की जगह क्या है, ये मान, और R इक्वलेंट की जगह कौन सा मान है, ये मान। ठीक है, ये इक्वेशन दे दो आप स्टार, तो अपन कह देंगे लास्ट ही लास्ट, अतः हेंस E इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, E1 R2 प्लस E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1 बट्टा R1 प्लस R2, ये तो हो गया E इक्वलेंट का मान। और R इक्वलेंट का मान क्या हो जाएगा, R1 R2 बट्टा R1 प्लस R2, R1 R2 बट्टा R1 प्लस R2। अब कह दो सर यहाँ तो आपने R2 लिखा है, अरे योग के अंदर ये यहाँ लिखो और यहाँ लिखो, कोई बात नहीं, एसोसिएटिव ये कर्म विनिमय पालन करता है, जो सीखेंगे अपन। चलो बच्चों, तो R इक्विवेलेंट यानी कि इसका आंतरिक प्रतिरोध का तुल्य मान ये आएगा, और इन परिणामी जो मान आएगा विद्युत वाहक बल का वो ये आएगा। तो अपने को यही तो चाहिए दोनों तीनों। ओके, अगला टॉपिक। अब मैंने कहा था ना इसको मैं तुल्यता कैसे बदलूं, देखो अगर ये हो R इक्विवेलेंट, ये बैटरी जो रिजल्टेंट बैटरी बन रही है वो, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, इस पूरे मान को मैंने इस प्रकार रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब E इक्विवेलेंट का मान क्या हुआ है, E1 R2 प्लस E2 R1 बट्टा R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट का मान क्या हुआ है, R1 R2 बट्टा R1 प्लस R2। ये भी आपको पता होगा, हमने एक क्वेश्चन किया भी है कि दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में हो, एक का मान R1 एक का मान R2, तो इनका रिजल्टेंट मान क्या आता है, दोनों का प्रोडक्ट करो बट्टा दोनों का योग का भाग दो। ये भी कैसे, 1/R1 प्लस 1/R2 इसके बराबर होता है 1/R इक्विवेलेंट के। इसका एलसीएम लेके हल करोगे तो यही आएगा। हमने किया है ऐसा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें थोड़ी स्पेसिफिक बात लिखते हैं। ये तो था दो सेलों के लिए। अब मैं कह दूं यदि n सेल जुड़े हो तो क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट का मान आएगा E1, जो भी मान चल रहा था E1 R1 R2 प्लस E2 R1 बट्टा अपने पास चल रहा था R1 प्लस R2 प्लस 100 ओन, ऐसे चलेगा, इधर भी 100 ओन चलेगा। ठीक है, यानी कि
पहले वाले का दूसरे वाले के साथ, दूसरे वाले का पहले वाले के साथ, इसी प्रकार तीसरे वाले का पहले दूसरे दोनों के साथ, ये कॉम्बिनेशन चलता जाएगा। अब आगे देखो, यदि R1 बराबर क्या हो, R2 बराबर R3 बराबर Rn हो, तो E इक्वलेंट का मान, ये सब के सब मान कॉमन निकल जाएंगे, नीचे जो मान आ रहा है सबका योग लगेगा, तो अपने पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों माइनस, अपने पास क्या था, V भी था ना, ओह माफ़ करना, तो E इक्वलेंट का मान मेरे पास आएगा E1 प्लस E2 प्लस सो ऑन En बट्टा ये R कॉमन निकल के इस R का जितना मान आएगा NR होगा वो इस N का भाग लग जाएगा। ठीक है, और R का मान आपको पता है, R इक्वलेंट R बट्टा N आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा से संबंधित। अब ऊर्जा का सूत्र क्या होता है ये समझने वाली बात है। एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी का मतलब होता है वर्क। एक प्रकार से वर्क को ही अपन एनर्जी कहेंगे कि किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए जितना वर्क किया जाता है वो वर्क क्या कहलाएगा, एनर्जी कहलाएगा, विद्युत ऊर्जा। अपन कह देंगे किसी निश्चित समय तक परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए परिपथ पर किया गया कार्य, या धारा प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य लिख दो, किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। अर्थात परिपथ को दी गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है, अर्थात परिपथ को दी गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। एक बात, अब एक बात समझने वाली है, अंग्रेजी में और लिख दो, द वर्क डन फॉर ए फिक्स टाइम इंटरवल to flow the electric current in the circuit is called electric energy। ठीक है, अपने पास एक बात याद रखो बच्चों, वर्क का जो सूत्र है ना वो W इज इक्वल टू होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, आवेश इंटू विभव। और दूसरी बात सुनो, विभव का मान जो होता है वो होता है I इंटू आर, यानी R अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो उसमें I करंट फ्लो होने से उसके सिरों पर विभव का मान V इज इक्वल टू IR, ओम के नियम से पता है। दूसरी एक बात, करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम, इसका मतलब चार्ज का मान क्या आ गया, करंट इंटू टाइम, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, IT इंटू आर। सही बात है, Q का मान क्या आ गया, I इंटू टी, और ये IR बड़ा ही है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R इंटू टी। ये किसका मान आया, किसका मान आया बच्चों, ये वर्क का। किसका फॉर्मूला बना है ये वर्क का अपने पास फाइनल फॉर्मूला बना है। अब अगर मैं इसको पोटेंशियल में डिफरेंट करूं, इसको I स्क्वायर को, तो अपने को पता है सिंस
आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। इसका मतलब W इज इक्वल टू आई स्क्वायर की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर इंटू आर टी। आर से आर कैंसिल, तो उत्तर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बट्टा आर इंटू टी। ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही फॉर्मूला है। ठीक है। तो आई और आर के रूप में आ गया, वी और आर के रूप में आ गया। अब अगर मैं कह दूं सिंस आर इज इक्वल टू, तो वी अपॉन आई होता है, तो अगर मैं इस आई स्क्वायर की जगह या इस आर की जगह वी अपॉन आई लिख दूं, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर की जगह मेरे पास आई स्क्वायर पड़ा है, और वी की जगह आर की जगह कह दूं वी अपॉन आई इंटू टी, तो बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर से आई कैंसिल, तो ये आ जाएगा v इंटू आई टी। ये लो बच्चों, तीनों रूप में आ गया। आई स्क्वायर आर टी भी होता है, वी स्क्वायर बटा आर टी भी होता है, और वी आई टी भी होता है। ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला। डेफिनेशन लिख दी। मैं अब लिख दूं छोटी सी लाइन और इसके बीच में क्या लिखूं, इफ फॉर टी टाइम इंटरवल the current I flow in the circuit then I is equal to होगा Q इंटू टी, विच इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन टी। एक बात, देन द वर्क डन W इज इक्वल टू Q इंटू वी, और इसको मैं कह दूंगा W बराबर Q इंटू आई आर। आगे ये चीज़ लिख देंगे, फिर पूरा का पूरा उतार देंगे अपन। यदि t समय के लिए, अंग्रेजी हिंदी में लिख सकते, यदि t समय के लिए परिपथ में धारा I प्रवाहित होती हो, तो परिपथ में आवेश Q बराबर हो जाएगा I अपॉन टी। इस स्थिति में परिपथ में किया गया कार्य W बराबर Q इंटू वी, जहां आगे लिख देना ये लाइन, और जहां V R प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर है, वेयर R इज द पोटेंशियल डिफरेंस, आगे कोष्टक में लिख देना इसके आगे, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R। ये अपने पास आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला। तीनों फॉर्म में आ गया। आपसे कोई सा भी अगर क्वेश्चन में कई बार I और R दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसे निकाल लो। कई बार क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया हुआ हो और 10 सेकंड के लिए एनर्जी पूछ रखी हो, तो ये निकाल लो। कई बार पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे रखा हो, रेजिस्टेंस का मान नहीं दिया हो, तो ये सूत्र लगा दो। तीनों सूत्रों में से कोई सा फॉर्मूला लगा सकते हो आप लोग। इसके बाद अपन कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो होता है वाट प्रति घंटा। क्या होता है, वाट प्रति सेकंड होता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो हमारे पास ये विद्युत विभाग जो है, मीटर जो रीडिंग में लेते हैं या मीटर की रीडिंग जो पढ़ते हैं, वो यूनिट में पढ़ते हैं, और एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा। अब ढंग से देखें तो इस एनर्जी का, किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, जिसको W से मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो V क्या होता है, वोल्ट, I क्या होता है, करंट एम्पियर में, और T क्या होता है, टाइम में। तो VIT पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, वोल्ट एम्पियर और सेकंड। वोल्ट एम्पियर ये बन जाएगा वाट, क्या बन जाएगा इसका मात्रक, या वाट सेकंड। प्रति सेकंड नहीं है, ये ध्यान रखना, वाट सेकंड है। ठीक है, तो ऐसा ही मात्रक क्या हो गया इसका, वाट सेकंड। और 1 वाट सेकंड को अपन कहेंगे 1 जूल। इसका मतलब
ऊर्जा का दूसरा मात्रक क्या है? जूल भी तो है। विद्युत ऊर्जा में तो हम वाट में मापते हैं कि कितने वाट का बल्ब है, कितने वाट एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई है, ठीक है। पर हम जब मेजरमेंट वगैरह लेंगे कि एनर्जी वर्क के रूप में कितनी है तो वो जूल में डिटरमाइन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नीचे लिख दो कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो है किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा होता है। जनरली वी यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ यूनिट, जनरली वी यूज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ यूनिट होता है किलो वाट घंटा। हमारे जो मीटर है या बल्ब वगैरह है उन पे जो वाट लिखा होता है उसका मतलब है वो 1 घंटे में उतने वाट एनर्जी डिस्ट्रॉय करता है। मान लो हमने कोई CFL लाए, कह दिया अभी 9 वाट की CFL, इसका मतलब 1 घंटे में वो 9 वाट एनर्जी डिस्ट्रॉय करेगा, दूसरे एनर्जी में ट्रांसफ़र करेगा, मतलब लाइट के रूप में या हीट के रूप में उसको ट्रांसफ़र करेगा। 1 किलोवाट घंटा, शॉर्ट में इसको लिखते हैं KW, किलोवाट घंटा H। और 1 किलोवाट घंटा का मतलब होता है, किलो का मतलब 1000 वाट, किलोवाट का मतलब 1000 वाट, इंटू घंटा का मतलब 3600 सेकंड। तो कितना आ जाएगा? 3600 का मतलब 1 2 3 4 5 6, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकंड। आपको पता है वाट सेकंड को तो मैंने क्या बोला है? जूल। इसका मतलब 1 kWh का मतलब होता है 1.3.6 इंटू 10⁶ जूल, और इसी को कहते हैं 1 यूनिट। अब कुछ समझ में आया होगा आपके? मीटर में जो रीडिंग आती है कहते हैं 1 यूनिट, इसका मतलब उसने 1 घंटा में इतनी जूल एनर्जी खपत की है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक रिलेशन हमने 11th क्लास में सीखा था कि अगर किसी भी पिंड पर या निकाय पर कार्य W किया जाए तो उसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर आप किसी भी सिस्टम पर वर्क करते हो तो उस वर्क के कारण हीट जनरेट होती है। मैंने हथेलियों का उदाहरण उस टाइम दिया था कक्षा 11th में कि अगर हथेलियों को रगड़ा जाए तो वो गर्म हो जाती है। इसका मतलब हमारी हथेलियों के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क हो रहा है वो वर्क हीट के रूप में इंड्यूस हो रहा है। ऐसी बल्ब आदि जब जलते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है उसके कारण भी हीट जनरेट होती है। और उसका संबंध हमने 11th क्लास में सीखा था बच्चों, वो था W इज इक्वल टू जूल कोफिशिएंट J इंटू H। W इज इक्वल टू जूल कोफिशिएंट J जो है उसका मान 4.2 जूल प्रति कैलोरी होता है, ठीक है। एक अपन लिख सकते हैं जूल के नियम से, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, जूल के नियम से कार्य ऊष्मा तुल्यता W इज इक्वल टू JH। तो जहां H यानी ऊष्मा अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, वर्क हीट इक्विवेलेंट रिलेशन W इज इक्वल टू JH। तो H इज इक्वल टू आ गया W अपॉन J, और W का मान अपने को पता है। कौन सा रिलेशन लिखेंगे? I² R वाला लिख दो, चाहिए I² RT बट्टा J। तो ये हीट का अपने पास फॉर्मूला आ गया बच्चों, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहो तो V के रूप में भी कर सकते हो, V² बट्टा RT, ये भी था
इंटू जे कर दो, ये भी सही है। दूसरा वाला एक रिलेशन आई और वी के बीच में था, तो ये रिलेशन ऐसे भी तो आ सकता है। आपको क्वेश्चन में वी और आई दिया हो तो वी आई टी बट्टा जे आ जाएगा। ये है हमारे पास हीट और वर्क का रिलेशन। हम कह सकते हैं जहां वेयर जे क्या है, जूल नियतांक, जिसका मान होता है 4.2 जूल प्रति कैलोरी। 11th क्लास में हमने ये भी सीखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना विद्युत शक्ति। कौन सा टॉपिक है? विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का मतलब, ये भी बात अपने 11th में सीखी थी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। किसको कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। अब इलेक्ट्रिकल पावर की जब बात आ रही है तो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में यानी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा, स्रोत का मतलब बैटरी है, विद्युत स्रोत द्वारा किए गए कार्य की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या डेफिनेशन बन गई? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा किए गए कार्य की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं या कहलाती है। या एकांक समय में जो ऊर्जा क्षय होती है, हमने ये भी सीखा है ऊर्जा क्या है? कार्य। तो ऊर्जा क्षय होती है उसको भी विद्युत शक्ति कहते हैं और इसे P द्वारा व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी में क्या बन जाएगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट by electric source is called electrical power. It is denoted by P. It is denoted by P. या और दूसरी dissipated energy of rate of change is called इलेक्ट्रिकल पावर। अब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज का मैंने कई बार जिक्र कर रखा है। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है टाइम के साथ किसी चीज़ में बदलाव आना, ये मतलब होता है रेट ऑफ चेंज का। तो पावर P इजिकल टू क्या आएगा? W/T। अगर T टाइम में dW वर्क किया जाए या W वर्क किया जाए तो W/T इजिकल टू पावर, और इसका मान क्या होता है? I² R इंटू T अपॉन, अब क्या आ गया? T। I² R और इंटू T था W का मान यानी एनर्जी का मान, तो पावर का मान क्या आ गया अपने पास? I² R आ गया। किसका मान आया? I² R का। सिमिलरली P इजिकल टू अपने पास क्या है जाएगा? V इंटू आई। इसको मैं किस में बदल सकता हूँ? V इंटू आई में बदल सकता हूँ। एक और अपने पास है V²/R में भी बदल सकता हूँ। ये तीनों रिलेशन एक दूसरे से रिलेट ही है, ठीक है। यानी कि I और R के रूप में I² R, V और I के रूप में V इंटू आई, और V और R के रूप में V² इंटू R। ये आ गया इलेक्ट्रिकल पावर। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल पावर का अगर आपसे कोई पूछे कि भी यूनिट क्या है तो वाट प्रति सेकंड। अब समझने वाली बात है, जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, वाट प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। देखो कैसे, P इजिकल टू अपने पास W/T है। W किस में होता है? जूल में। T किस में होता है? सेकंड में। ये भी सही बात है, जूल प्रति सेकंड भी होता है, और इसका भी ये जो मान है ये मान कहलाएगा वाट। आपको पता है एनर्जी का सूत्र था या यूनिट था वाट सेकंड।
अब वाट बटा सेकंड, इसमें सेकंड का फिर भाग लगेगा तो सेकंड कैंसिल, इसका मतलब पावर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, अब याद रखो पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वाट, WATT वाट। आपने जो बल्ब वगैरह लाते हैं उस पे वाट लिखा हुआ इसीलिए होता है कि वो पावर रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पावर कितने घंटे में या 1 सेकंड में, कितने मिनट में कितनी पावर डेसिपेट करेगा। ठीक है, पावर का ऐसा यूनिट वाट। और एक पावर का दूसरा यूनिट भी होता है, वो होता है HP, हॉर्स पावर। ये चीज़ें मैंने बहुत पहले लिखवाई भी थी 11th क्लास में बच्चों को। पावर का दूसरा FPS पद्धति में उसका मात्रक होता है HP, हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट होता है। कितना होता है बच्चों, 746 वाट। चलो तो ठीक है, आज का अपना ये चैप्टर यही ख़त्म होता है बच्चों। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। आज चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद बहुत बहुत।